हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जेपी सेकेंड। आज हम लोग इस सेशन में हिंदी साहित्य का जो पहला कालखंड है, जिसे आप लोग आदिकाल के नाम से जानते हैं, उसी पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला को यहाँ पर कवर करेंगे। संपूर्ण आदिकाल, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि संपूर्ण आदिकाल यानी कि आदिकाल से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या को देखेंगे। जहाँ तक संभव रहेगा हम लोग इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक इस सेशन में बने रहिएगा, आपको निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा। आप लोग आए हैं इस सेशन में, इस वीडियो पर, तो आपका हार्दिक स्वागत है। और अब आए हैं तो आप इसको अंत तक ज्वाइन करके देखिए, यकीनन आपको जो है लाभ मिलेगा। मानते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग अपने आप से या फिर किसी अन्य प्लेटफॉर्म से, लेकिन फिर भी सेशन को ज्वाइन करके देखिए और प्रश्नों को आप भी अपने हल करके देखिए और आप देखिए कि आप कितना यहाँ पर कर पा रहे हैं। ये पार्ट 1 है, आज का संपूर्ण आदिकाल की मैराथन क्लास का पार्ट 1 है, जिसमें हम लोग कुछ कुल 50 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उनकी व्याख्या को देखेंगे। और जो अगला पार्ट 2 रहेगा वहां पर भी हम लोग 50 प्रश्नों को देखेंगे और आप लोग अपने ज्ञान को चेक कीजिए, अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आप लोग 50 में कुल कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं, ज्यादा देर न करते हुए हम लोग इस सेशन को आइए देखिए। तो यहाँ देखिए आज का अपना पहला प्रश्न जो है, आज का अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है, देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? ये प्रश्न है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है, क्या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी ने किया है, गारसा द तासी ने किया है, या फिर मित्र बंधुओं ने किया है? तो सबसे पहले प्रयास किसने किया है? आप लोगों ने अध्ययन किया होगा तो आप लोगों को बिल्कुल पता होगा कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। और अगर आपने नहीं किया है तो आप जो है आदिकाल की सीरीज चल रही है तो वहां पर आप देखिए, व्याख्यात्मक जो थ्योरी क्लास है वहां पर आप देख लीजिएगा वीडियो पर। तो देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास को लिखा है वो कब लिखा है? 1929 ईस्वी। ठीक है, और इनके जो इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्लियर है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब लिखा है तो बताएंगे 1888 ईस्वी में। ये सारी डेटें ईस्वी में, ठीक है ना। गारसा द तासी का ग्रंथ जो रहा है वो 1839 कब रहा है? 1839 ईस्वी में। और मित्र बंधुओं ने लिखा है, मित्र बंधु विनोद, और ये लिखा है 1913 ईस्वी में। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर कौन सा विकल्प रहेगा। तो आप बताइएगा कि विकल्प 3 बिल्कुल सही रहेगा। सबसे पहला प्रयास किया गया है गारसा द तासी के द्वारा 1839 ईस्वी में। इनके ग्रंथ का नाम क्या था? इस्तवार द लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी ठीक है। तो ये इनके ग्रंथ का नाम था इस्तवार द लिटरेच्योर एंदोई हिंदुस्तानी। कब रहा है तो 1839। और इसकी भाषा क्या थी मेरे भाई? तो क्या बताओगे? तो कहोगे यह फ्रेंच भाषा में लिखा है। कैसा? फ्रेंच भाषा में। ठीक है। गारसा द तासी के बारे में अगर पूछा जाए ये कहाँ के रहने वाले थे तो बताएंगे ये फ्रांस के विद्वान थे। ठीक, फ्रांस के विद्वान। क्लियर है? उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर समझ में आ रहा है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? क्या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, क्या गणपति चंद्र गुप्त का है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का है, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है? यह कथन किसका है? आप लोग इसे कमेंट करके जरूर बताएंगे।
उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को आता होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका जो विकल्प होगा वो 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। ठीक है, यह कथन जो है किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो याद कैसे करेंगे? इसके प्रश्न जो कथन है बड़े बड़े हैं। साहित्य का इतिहास, जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, तो याद क्या करेंगे? चित्तवृत्ति का इतिहास जो कहा है वो किसने कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, ये आप याद रखें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंध है? आपको बताना है हिंदी साहित्य इतिहास रचना इनमें से कौन सी है, ये आपको बताना है। तो आप बताएंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पता होगा। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास क्या यह रचना है इतिहास से संबंधित? शिव सिंह सरोज है, उपयुक्त दोनों है, या फिर केवल एक है? तो यहाँ पर कौन सी रचना हो जाएगी, और इस प्रश्न के लिए कौन सा आपका विकल्प सही होगा? तो बताएंगे हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये किसने लिखा है? तो बताएंगे ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है। और ये कैसा ग्रंथ है तो बताओगे? ये जो है आपका कैसा ग्रंथ है तो बताएंगे यह जो है साहित्य इतिहास ग्रंथ है। और शिव सिंह सरोज ये किसका है? तो आप बताएंगे शिव सिंह सेंगर जी का है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर जी का है। क्लियर है ना? अगर आपसे इनका समय पूछ लिया जाए तो उद्भव और विकास जो है ये 1952 में लिखा गया था। और शिव सिंह सरोज जो है ये कब की रचना है? तो क्या बताएंगे आप? बताएंगे 1983। तो शिव सिंह सरोज आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? कहेंगे 1883। क्लियर है? उम्मीद करते हैं यहाँ आपने समझ लिया होगा। तो क्या बताएंगे? इसका विकल्प जो होगा वो सी हो जाएगा, उपयुक्त दो। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान हो है। यह कथन किस विद्वान का है? क्या कॉलिंगवुड जी का है, क्या हीगल का है, टेन का है, या फिर विको जी का है? ये प्रश्न आप लोगों को बताना है, यह जो है कथन किसका है। तो क्या बताएंगे यहाँ पर यह कथन किसका है? तो आप बताइएगा कि विकल्प 2 यहाँ सही होगा, यह कथन हीगल जी का है। ठीक है ना? यह कथन हीगल जी का है, विकल्प 2 बिल्कुल सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? क्या पादरी एडसिन ग्रीव हैं, क्या पादरी FEKE जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर ग्रियर्सन जी? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना होगा। तो क्या बताएंगे कि ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो आप बताएंगे कि जो है इसके पादरी FEKE जी है, पादरी FEKE जी है। और 2 लोग हैं इस तरीके से, पादरी एडविन ग्रीफ और पादरी FEKE जी, दोनों की रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तो विकल्प बी हो जाएगा, 2 हो जाएगा। पहला जो विकल्प है पादरी एडविन ग्रीफ की रचना क्या है ये क्या बताएंगे? तो बताएंगे स्केच ऑफ
ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ठीक है। यहाँ क्या है, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर और स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। याद कैसे करेंगे, तो यहाँ लगा है ए, तो ए लगा है और यहाँ ए इसमें दिया है, यानी कि एफ ई के, यानी कि आप कहें कि यहाँ पर जो है सिंगल वर्ड है, तो यहाँ जहां पर सिंगल वर्ड का नाम है वो यहाँ जाएगा, और एडिसन ग्रेव्स में क्या जाएगा, तो स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। और यह ग्रंथ जो है अंग्रेजी भाषा, ठीक है, हिंदी के लिए लिखा गया लेकिन अंग्रेजी में लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में आप जानते हैं कि इन्होंने 1929 में लिखा है क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास। और ग्रियर्सन जी ने क्या लिखा है, तो इनके ग्रंथ का नाम पता है, तो ग्रियर्सन जी के ग्रंथ का नाम क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888। क्लियर है ना, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 6, तो 6 में देखें, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है। जो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण जो है वो कैसा रहा, यानी कि भारतीयों ने इतिहास को किस रूप में देखा है, क्या सत्यवादी के रूप में, मिथ्यावादी के रूप में, आदर्श मूलक के रूप में, या वस्तु परक के रूप में देखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, विकल्प 1 2 3 4 में कौन सा विकल्प होगा, तो कहेंगे इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है, तो ये आदर्श जो है मूलक था, आदर्श मूलक था। तो कौन सा विकल्प बताएंगे, विकल्प 3 सही होगा। अरे सॉरी, ऊपर बदल गया, कोई बात नहीं, आपको विकल्प से क्या मतलब, ऐसे लगाओ, आदर्श मूलक, ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7, समालोचना निबंध पत्रकारिता के संपादक कौन है। जो समालोचना निबंध पत्रिका के संपादक कौन है, क्या डॉक्टर नगेंद्र जी हैं, क्या राजबली जी हैं, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं, या फिर डॉक्टर अंचल। यह प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहां पर कौन सा उत्तर हो जाएगा, तो आप बताएंगे इसका विकल्प 3 सही हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी जो है इसके संपादक रहे। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 8, और 8 में क्या कहा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को काल क्रम के अनुसार विभाजित करने वाले लेखक कौन है, कि जो हिंदी साहित्य को लिखा था तो काल क्रमानुसार विभाजित किसने किया था। क्या डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी हैं, श्याम सुंदर दास हैं, या फिर गारसादा ताती जी हैं। इसका कौन सा विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे कि जो गारसादा ताती जी ने पहले लिखा था, ग्रंथ लिखा था, यहाँ पर कालक्रम का जो है, कालक्रम का कोई भी उल्लेख नहीं किया गया था, वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया गया था, ठीक है। तो पहला कौन रहेगा, तो बताएंगे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन जी रहे, और इन्होंने जो है ग्रंथ कब लिखा है, तो 1888 में, ठीक है, लिखा है। और इसमें कुल इन्होंने कितने कालखंडों में विभाजित किया इसको, तो 12 कालखंडों में विभाजित किया था, ठीक है। क्लियर है ना, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 9, तो 9 में देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए। तो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या था, क्या रस मीमांसा था, क्या हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां था, आधुनिक साहित्य था, या फिर हिंदी साहित्य का इतिहास था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो क्या बताएंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ था वो कौन सा था, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, ठीक है, 1929। और यह जो है, यह ग्रंथ, इसके विषय में भी याद रखना, यह ग्रंथ सर्वप्रथम पहले हिंदी शब्द सागर, हिंदी शब्द सागर
हिंदी शब्द सागर इसका नाम था कि भूमिका के रूप में, भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ। में प्रकाशित हुआ था। ये आप जरूर याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास है वह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो क्या बताएंगे? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था और बाद में जो है इसे संशोधित करके हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया गया। रस मीमांसा जो है ये भी किसकी कृति है, तो बताएंगे आचार्य शुक्ल की। आचार्य शुक्ल मतलब रामचंद्र शुक्ल की। और यह ग्रंथ जो है कैसा, तो क्या बताओगे? क्या सैद्धांतिक समीक्षा है? क्या सैद्धांतिक समीक्षा पर आलोचनात्मक कृति है। आलोचनात्मक कृति, ठीक है, आलोचनात्मक कृति है, या फिर इसे कहें कि जो है यह आलोचनात्मक समीक्षा कृति है। ठीक है ना, यहां तक आपने बात समझ ली होगी। चलते हैं आगे। यहाँ आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ये गणपत चंद्र गुप्त ने लिखा है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 और 10 में क्या कहा गया है? इनमें से अशुद्ध जोड़ा छांटिए। आपको बताना है अशुद्ध जोड़ा कौन सा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का है क्या? हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन, हिंदी साहित्य का अतीत नलिन विलोचन शर्मा, या फिर हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा जोड़ा गलत दिया है ये आपको बताना है। तो बताएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, वो हिंदी साहित्य का अतीत जो है ये गलत दिया है। ये किसका? नलिन विलोचन शर्मा जी का नहीं है। तो ये अगर नलिन विलोचन शर्मा का है नहीं तो किसका है? तो बताएंगे, यहां लिखेंगे ये किसका है। तो क्या बताओगे? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। और क्या लिखोगे? नलिन विलोचन शर्मा, इनका ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये भी देख लो, नलिन विलोचन शर्मा। तो इनके ग्रंथ का नाम है क्या? तो क्या बताओगे? साहित्य का इतिहास दर्शन। इतिहास दर्शन क्लियर है ना? ये इतिहास दर्शन किसका? नलिन विलोचन शर्मा जी का है। और हिंदी साहित्य का अतीत किसका? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का है। बाकी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपत चंद्र गुप्त सही है, हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन सही है, और हिंदी भाषा और साहित्य ये श्याम सुंदर दास की कृति है। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 11। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो क्या बताएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो इतिहास को कालखंडों में विभाजित करने का विभाजित किया है, तो कितने कालखंडों में विभाजित किया है? क्या 3 कालखंडों में, 4 में, 5 में, या फिर 6 कालखंडों में? ये आपको प्रश्न बताना है। तो इसका कौन सा उत्तर होगा आप बताएं। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इसको जो है 4 कालखंडों में विभाजित किया है। 4 कालखंड हैं कौन कौन से? तो पहला जो है इसे कहा है वीर गाथा काल। वीर गाथा काल, ठीक है। दूसरा क्या है? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल ये शुक्ल जी का है काल विभाजन। और फिर उसको कहा है उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल। और चौथे को कहा इन्होंने आधुनिक काल। आधुनिक काल नहीं कहा, इसे क्या कहा इन्होंने? तो इसे कहा है गद्य काल। गद्य काल, ठीक है ना? बात समझिएगा बहुत अच्छे से। आधुनिक वीर गाथा काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे आदि काल। क्या? आदि काल।
पूर्व मध्यकाल जो है इसे किस नाम से जानते हैं, तो आप क्या बताएंगे, कहेंगे भक्ति काल, भक्ति काल। और उत्तर मध्यकाल को कहते हैं रीति काल, और गद्य काल को आधुनिक काल। ठीक है, बात समझ रहे होंगे। तो 4 कालखंडों में विभाजित कर दिया। अब भक्ति काल को इन्होंने फिर जो है 2 शाखाओं में विभाजित किया, कौन कौन सी, तो बताओगे, एक को इन्होंने निर्गुण शाखा कहा, निर्गुण काव्य, और दूसरे को कहा है सगुण, सगुण काव्य धारा। फिर निर्गुण को 2 कालखंडों में विभाजित किया इन्होंने, एक को कहा है प्रेमाश्रयी, एक को कहा है ज्ञानाश्रयी। ध्यान से देखेंगे, ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरे को कहा है प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी। आप लोग सुनिएगा जरूर। सगुण को 2 भागों में इन्होंने कहा, एक को रामाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा, और दूसरे को कहा इन्होंने कृष्णाश्रयी। ठीक है, कृष्णाश्रयी। तो ये जो है भक्ति काल का। फिर आधुनिक काल खंड को इन्होंने फिर से जो है 3 कालखंडों में इसे विभाजित किया आधुनिक काल को। एक को कहा प्रथम उत्थान, प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। ये आपका जो है आधुनिक काल का काल विभाजन रहा। तो ये जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया गया काल विभाजन है 4 भागों में। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपने बेहतर समझा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, हिंदी साहित्य के सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ का रचना काल क्या है। सबसे पहला जो इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का लिखा गया है उसका समय क्या है। क्या 1883 ईस्वी है, क्या 1750 ईस्वी है, 1839 ईस्वी, या फिर 1829 ईस्वी। तो कौन सा यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा, आप लोग जरूर बताएं। पहले तो आप लोग अपना आंसर लगाया कीजिए और फिर देखिए कि कितने आपके सही हो रहे हैं। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने आप क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप यहाँ से 70% कर रहे हैं, यानी कि 50 में अगर आप 35 क्वेश्चन कर रहे हैं तब तो ठीक है। अगर कम कर पा रहे हैं तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, आप तैयारी अपनी तेज की। तो यहाँ कौन सा विकल्प होगा, तो क्या बताओगे मेरे भाई, तो बताएंगे विकल्प 3 सही होगा। 1839 में सबसे पहला लिखा गया था इतिहास ग्रंथ, क्या नाम था, इस्तवार द लिटरेच्योर, लिटरेच्योर एंदुई, एंदुई ए हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। ये किसका ग्रंथ था, तो बताएंगे किसने लिखा था, तो कहेंगे गारसा दा सासी, गारसा दा सासी जी ने मेरे प्यारे। और भाषा क्या रहेगी इसकी, तो बताएंगे आप फ्रेंच भाषा रहेगी। ठीक है, फ्रेंच भाषा रहेगी। प्रकाशन कहाँ से हुआ था, तो बताओगे आयरलैंड से हुआ था। ठीक है ना, क्लियर। 1883 में क्या लिखा गया है, तो शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज 1883 में। और ये हिंदी में लिखा गया, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ था, ये आप जरूर याद रखें। पूछा जाता है कि हिंदी में सबसे पहले हिंदी का साहित्य इतिहास किसने लिखा है, तो क्या बताएंगे शिव सिंह सेंगर जी ने। कब लिखा है, 1883 में। ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 13, वीर गाथा काल को किस विद्वान ने आदिकाल का नाम दिया है, तो किस विद्वान ने दिया है। क्या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या फिर श्याम सुंदर दास ने। किस विद्वान ने वीरगाथा काल को आदिकाल नाम दिया है, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे, कहेंगे वीरगाथा काल को आदिकाल का नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, अर्थात विकल्प पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या कहा है, तो इन्होंने इसे वीरगाथा काल कहा है। क्या कहा है मेरे प्यारे, वीरगाथा काल कहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे क्या कहा है, तो क्या बताओगे संधि एवं चारण काल, एवं चारण काल। पूछा जाएगा संधिकाल कितने कहा तब भी बताएंगे राम कुमार वर्मा। ठीक है, और चारण काल कहेंगे तब भी राम कुमार वर्मा।
तो श्याम सुंदर दास जी ने इस युग का नामकरण क्या किया है? तो बताएंगे इन्होंने कहा है आदि युग। क्या कहा है मेरे प्यारे? तो बताओगे आदि युग। क्लियर है? यहां तक आपको चीजें स्पष्ट हुई हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 14। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है? तो राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो आपको ये बताना है। तो क्या नाम दिया है? क्या संधि काल कहा है, क्या सिद्ध सामंत काल कहा है, चारण काल कहा है, या फिर वीरगाथा काल कहा है? ये प्रश्न आपको बताना है कि क्या उन्होंने कहा है। तो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे, आपको तो पता होगा कि संधि काल किसने कहा है? तो राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। ठीक है ना, राम कुमार वर्मा। क्लियर? चारण काल किसने कहा? ये भी राम कुमार वर्मा जी ने कहा है। वीरगाथा काल किसने कहा है? तो आपको पता है रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है वीरगाथा काल। तो क्या बचा है ऑप्शन? तो बताएंगे सिद्ध सामंत काल। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन। क्लियर है? चलते हैं आगे प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 15। हिंदी वीर काव्य के रचयिता का नाम क्या है? कि हिंदी वीर काव्य का रचयिता कौन है, या किसने इसकी रचना की है वीर काव्य? तो क्या बताएंगे? क्या रामविलास शर्मा ने की है, आचार्य चतुर्सेन ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या फिर टीकम सिंह ने? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे? इसका जो विकल्प होगा वो 4 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, टीकम सिंह ने जो है वीर काव्य की रचना की। क्लियर है? चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। तो 16 में कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय निर्धारित किया है। तो रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल का समय क्या निर्धारित किया है? क्या 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत, 750 विक्रम संवत से लेकर 1150 विक्रम संवत, 1000 से लेकर 1200 विक्रम संवत तक, या फिर 1050 संवत से लेकर 1250 विक्रम संवत तक? तो कौन सा जो है समय है आदिकाल के लिए जो रामचंद्र शुक्ल जी ने निर्धारित किया है? तो आप बताएंगे पहला विकल्प 1050। तो 1050 से 1375 तक पहला, फिर 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक, ये क्या रहा? भक्ति काल, दूसरा कालखंड। ठीक है, और 1700 से लेकर 1900 विक्रम संवत तक, 1900 विक्रम संवत तक ये कहा रहा है। तो बताइयो आप, रीति काल की सीमा रही है। ठीक है भाई, और जो है 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक ये रहा है आपका आधुनिक काल। और ये किसके अनुसार है? तो बताओगे मेरे प्यारे? शुक्ल जी के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार, और यही सर्वमान्य। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। चलते हैं आगे। महत्वपूर्ण जो है क्या होता है, क्वेश्चन आंसर ही महत्वपूर्ण नहीं, वरन उसकी साथ में व्याख्या भी बहुत मायने रखती है। क्योंकि जो बाकी चीजें होती हैं वो स्पष्ट हो जाती है, डाउट्स आपके स्पष्ट होते चलते हैं। तो व्याख्या आप लोग जरूर पढ़ा करिए। अगर आप अपने आप भी अध्ययन कर रहे हैं तो भी आप व्याख्या को जरूर देखिएगा। किस लेखक ने आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम से अभिहित किया है? अभी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि संधि एवं चारण काल किस विद्वान ने कहा है? क्या रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, क्या राम कुमार वर्मा ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने कहा? तो किस विद्वान ने जो है आदिकाल को संधि एवं चारण काल कहा है? तो क्या बताएंगे? बताएंगे राम कुमार वर्मा, अर्थात विकल्प बी सही होगा, दूसरा विकल्प सही होगा। शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा, हजारी प्रसाद जी ने ही इसे आदिकाल कहा। क्या कहा है मेरे प्यारे? तो बताओगे आदिकाल। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है? तो धीरेन्द्र वर्मा ने इसे किस नाम से पुकारा है? तो कहोगे अपभ्रंश काल कहा है। क्या कहा है मेरे प्यारे? अपभ्रंश।
काल। किसने? धीरेन्द्र वर्मा ने। क्लियर है? चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 18, उस ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। मतलब कौन सा ग्रंथ है, इतिहास ग्रंथ है, जिसमें लगभग 5000 कवियों को जो है स्पष्ट किया गया है, सम्मिलित किया गया है। क्या शिव सिंह सरोज है? क्या हिंदी साहित्य का अतीत है? क्या मित्रबंधु विनोद है? या फिर वीर काव्य है? तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये आपको बताना। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताएंगे कि लगभग 5000 कवियों का उल्लेख मित्रबंधु विनोद में है, जिसमें 4590 के लगभग कवियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। शिव सिंह सरोज में क्या बताएंगे, तो लगभग 1000 कवियों का उल्लेख किया गया है। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का अतीत जो है, ये किसकी रचना है, तो बताओगे विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है। ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 19, हिंदी साहित्य के इतिहास को अपभ्रंश काल नाम से किसने पुकारा है, या अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? तो क्या बताओगे? क्या धीरेन्द्र वर्मा होंगे, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी, उपर्युक्त दोनों, या केवल दो होगा? यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका आंसर सही देंगे, क्योंकि ये हम लोग पीछे पढ़ते हुए आए हैं। तो क्या बताएंगे? तो कहेंगे अपभ्रंश काल कितने कहा है, तो जो है यहाँ पर धीरेन्द्र वर्मा ने भी कहा है और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी ने, अर्थात विकल्प 3 सही हो जाए। ठीक है। उपर्युक्त दोनों लोगों ने इसे कहा है अपभ्रंश काल। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 20, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के कुल कितने खंड हैं? ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा जो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो प्रकाशित किया गया, कितने खंडों में प्रकाशित किया गया है? क्या 12 खंड हैं उसके, 10 हैं, 16 है, या फिर 18 है? तो यहाँ कौन सा विकल्प सही होगा, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे? कहेंगे इसके कुल 18 खंड हैं। ठीक है। विकल्प 4 आपका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, हिंदी साहित्य के वीर गाथा काल के लिए आदिकाल नामकरण अधिक तर्कयुक्त है, क्यों अधिक तर्कयुक्त है? क्योंकि आदिकाल में वे सभी काव्य विशेषताएं हैं जिसका विकास भक्ति काल एवं रीति काल में हुआ है, या फिर वीर गाथा काल अप्रमाणित है इसलिए किया गया, या नाम सभी काव्यों से सुंदर है इसलिए किया गया है, या फिर आदिकाल में प्राचीनता झलकती है इसलिए किया गया। तो बहुत ही बेहतर नामकरण क्यों किया गया इसका? तो क्या बताएंगे? जो बेहतर विकल्प होगा वो विकल्प पहला होगा। आदिकाल में वे सभी काव्य विशेषताएं हैं जिसका विकास भक्ति काल एवं रीति काल में हुआ है। विकल्प पहला आपके लिए बेहतर है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22, नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतिकाल के संपादक कौन है? यानी कि आपसे पूछा गया जो नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा इतिहास जो है प्रकाशित किया गया 18 कालखंडों में, उसका जो 6ठा कालखंड है, या 6ठा कालखंड नहीं कहेंगे, 6ठा खंड है, उसका प्रकाशन किसने किया है? क्या आचार्य शुक्ल ने किया है, डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, रामविलास शर्मा, या फिर आचार्य द्विवेदी, मतलब आचार्य प्रसाद द्विवेदी, किसने किया है ये आपको बताना। तो क्या बताओगे मेरे प्यारे? तो कहेंगे जो 6ठा खंड है उसका प्रकाशन डॉक्टर नगेंद्र ने किया है, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23,
हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण काल कहा गया है और कितने का? जो हिंदी साहित्य का कालखंड जो 4 भागों में विभाजित है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल, तो उन्हीं में से पूछा गया किस कालखंड को स्वर्ण युग कहा है और कितने का? क्या आदिकाल को, भक्तिकाल को ग्रियर्सन द्वारा, रीतकाल मित्रबंधुओं ने, आदिकाल ताशी ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो क्या बताएंगे आप लोग? इसमें जो उत्तर होगा आपका विकल्प पहला सही होगा। भक्ति काल को जो है स्वर्ण काल कहा गया है और किसने कहा है? तो बताएंगे जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा। ठीक है, प्रश्न संख्या 24 देखें, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल में किस साहित्य को सम्मिलित नहीं किया? कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल का जब अध्ययन किया है, उसको लिखा है, तो किस साहित्य को उसमें स्थान नहीं दिया है? क्या रासो साहित्य को उसमें सम्मिलित नहीं किया है, नाथ साहित्य को नहीं किया है, उपर्युक्त दोनों को नहीं सम्मिलित किया, या फिर केवल पहले यानी कि रासो साहित्य को इसमें सम्मिलित नहीं किया है? ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे? कहेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है आदिकाल में रासो साहित्य और नाथ साहित्य दोनों को ही सम्मिलित नहीं किया है, अर्थात विकल्प 3 हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 में क्या कहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन लिखा गया है उसको किसने लिखा है? क्या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने लिखा है, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, या फिर नलिन विलोचन शर्मा? यहाँ स्पेलिंग गलत है, नलिन विलोचन शर्मा किसने लिखा? तो यहाँ क्या बताएंगे कि जो है किसने लिखा है? तो बताएंगे विकल्प 4 सही रहेगा। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा ने ही हिंदी साहित्य के इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ को लिखा। ठीक है, प्रश्न संख्या 26, आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तो आदिकाल के साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? क्या मागधी थी, क्या अपभ्रंश भाषा थी, डिंगल तथा पिंगल थी, या फिर अभट्ट भाषा थी? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो कौन सी हो जाएगी आदिकाल की भाषा? तो क्या बताएंगे? कहेंगे डिंगल और पिंगल थी, अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 में कहा है पृथ्वीराज रासो का नायक पृथ्वीराज चौहान है, नायिका कौन है? यानी कि नायिका कौन है? पृथ्वीराज चौहान और नायिका कौन? क्या पद्मावती है, क्या संयोगिता है, राजमती है, या फिर नागमती? तो नायिका कौन हो जाएगी? तो आपको बताना है कि पृथ्वीराज रासो जो है इसकी नायिका कौन है? तो बताएंगे संयोगिता है। ठीक है, पद्मावती की नायिका की बात करें तो इसकी जो है पद्मावती। नायिका कौन है इसकी? तो इसकी जो है पद्मावती। ठीक है, पद्मावती। राजमती और नागमती ये दोनों किसकी नायिका हैं? तो बताएंगे बीसल देव, बीसल देव रासो की। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए पृथ्वीराज रासो को लिखा किसने है तो क्या बताओगे? तो बताएंगे चंदवरदाई। ठीक है, चंदवरदाई ने लिखा है, चंदवरदाई ने इसे लिखा है। चंदवरदाई कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक इसमें से कौन सी नहीं है। क्या हिंदी साहित्य का आदिकाल नहीं है, क्या हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास नहीं है, हिंदी साहित्य की भूमिका नहीं है, या फिर रीतकाल की भूमिका नहीं है? कौन सी पुस्तक इसमें जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे? यहाँ बताएंगे जो है कौन सी पुस्तक नहीं है, तो कहेंगे विकल्प 4 बिल्कुल सही होगा,
रीतकाल की भूमिका, ये पुस्तक हजारी प्रसाद की नहीं है किसकी? तो ये बताएंगे आप जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की, ठीक है, मिश्र की रचना है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद की है, और कि हिंदी साहित्य का आदिकाल ये कब लिखा गया? 1953 में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास ये 1952 में लिखा गया है, और हिंदी साहित्य की भूमिका ये 1940 ईस्वी। सब ईस्वी में ही है, सब कुछ ईस्वी में है, ठीक है। और ये सभी रचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं, आप याद रखेंगे, बहुत पूछी जाती है। प्रश्न संख्या 29 देखिए, आदिकाल के समकालीन कौन सी युगीन परिस्थिति नहीं थी? जो आदिकाल था उस समय कौन सी परिस्थिति नहीं थी? बौद्ध धर्म का पतन ये नहीं था, समाज में विभिन्न कलाओं का विकास, इस्लाम का विकास, या फिर राजपूत राजाओं में परस्पर युद्ध, तो कौन सी इसमें नहीं? तो क्या बताओगे? तो कहोगे जो आदिकाल के समय समकालीन परिस्थितियों में समाज में विविध कलाओं का जो है विकास नहीं था, ठीक है, ये परिस्थिति नहीं थी। बाकी बौद्ध धर्म का पतन हो ही रहा था, इस्लाम का विकास चल रहा था, और राजपूत राजाओं में परस्पर युद्ध तो होते ही रहते थे, ये आप सभी लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 30, आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? तो आदिकाल में के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? क्या जायसी नहीं है, कुतुबन नहीं है, दोनों नहीं, या फिर विद्यापति नहीं है? तो क्या बताओगे आदिकाल के प्रमुख कवियों में कौन नहीं है? तो आप क्या बताएंगे? तो बताएंगे उपर्युक्त दोनों नहीं है, ठीक है, क्या उपर्युक्त दोनों ही नहीं है। और ये जो है ये कब क्या है? तो बताएंगे ये प्रेमाख्यानक कवि, प्रेमाख्यानक कवि है, और ये कब की बात है? तो ये आते हैं भक्ति काल। कब आएंगे? तो भक्ति काल में आए, ठीक है ना, क्लियर? चलिए, प्रश्न संख्या 31, वीरगाथा काल में किस रस की प्रधानता थी? ये आपको बताना है, वीरगाथा काल में किस रस की प्रधानता थी? तो क्या वीर रस की थी, रौद्र रस, भयानक रस, या फिर करुण? तो क्या बताएंगे? यहाँ पर जो आदिकाल में जो रस प्रधान था वो आपका वीर रस था, विकल्प ए बिल्कुल सही था, प्रधान रस। और यहाँ पर संगारिक कविताएं भी लिखी जा रही थी, लेकिन वीर रस जो है प्रधान रस था, ठीक है। 32 देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? तो किस आधार पर इन्होंने इसका नामकरण किया है? क्या परंपरा के आधार पर इसका नामकरण किया है कालों का, प्रमुख ग्रंथों के नाम पर, रूढ़िवादियों के आधार पर, या फिर प्रवृत्तियों के आधार पर जो इन्होंने कालखंडों का नामकरण किया है? ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे? बताएंगे कि इन्होंने कालखंडों का जो नामकरण किया है वो प्रवृत्तियों के आधार पर किया है, अर्थात विकल्प हमारा 4 बिल्कुल सही होगा, 32 का 4। प्रश्न संख्या 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य बताना है। क्या आदिकाल का समय 1050 से 1375 विक्रम संवत है? क्या आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है? क्या आदिकाल में धार्मिक साहित्य का पूर्णता अभाव है, या फिर आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? तो कौन सा विकल्प यहाँ सही होगा? तो क्या बताएंगे? आदिकाल का समय जो है 1050 से 1375 विक्रम संवत है, ये सही है। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से जाना जाता है, यह भी सही है। आदिकाल में धार्मिक साहित्य का पूर्णता अभाव है, यह कथन गलत है, पूर्णता अभाव नहीं है। तो पूर्णता अभाव नहीं है, इसलिए यह कथन गलत है। और आदिकाल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा, ये आप जानते ही, अभी पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 34,
किस इतिहासकार ने आदिकाल का प्रारंभ 750 विक्रम संवत माना है? किसने माना है? क्या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, राम कुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर ग्रियर्सन ने? तो किसने माना है? तो यहाँ क्या बताओगे भाई मेरे, क्या बता दोगे? तो बताओगे जो 750 माना है राम कुमार वर्मा, अर्थात विकल्प 2 सही है। प्रश्न संख्या 35, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने वीरगाथा काल को क्या नाम दिया है? तो यहाँ ये नहीं कहेंगे, आचार्य शुक्ल ने ही तो इसे वीरगाथा काल कहा है। तो यहाँ प्रश्न जो है ये हटा ही देते हैं मेरे ख्याल से, काटो। आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो पहला कालखंड है जिसे वीरगाथा काल कहा गया, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक है। चारण काल किसने कहा है? तो बताओगे राम कुमार वर्मा ने। संधि एवं चारण काल। सिद्ध सामंत काल की युग किसने कहा है? तो बताओगे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन, ये आप ऐसे याद कीजिएगा। ठीक है, चले आगे। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? आपको बताना है आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है। तो क्या आला खंड नहीं है, संदेश राशक नहीं है, विद्यापति की पदावलियां नहीं है, या फिर साकेत? क्या बताओगे मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, और कंटेंट कैसा है यह भी आप लोग जरूर बताएंगे। जिस प्रकार से आप लोगों का फीडबैक आएगा उसी प्रकार से आप लोगों के लिए हम और प्रयास करते रहेंगे, कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आदिकाल की जो रचना नहीं है वो आपके कौन सी होगी? साकेत होगी। इसका रचना काल क्या है? तो बताएंगे साकेत को जो है 1931 रचना काल है। ठीक है। और कब किसने? तो बताओगे मैथिली शरण, मैथिली शरण गुप्त की यह रचना। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त को ही जो है इन्हें जो है क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है राष्ट्र कवि, राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है। ठीक है। बाकी ये जो है आल्हा खंड, इसी को परमाल रासो कहते हैं। क्या? परमाल रासो। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो क्या बताओगे? जगनिक है। कौन है मेरे प्यारे? तो बताइए दोस्त, जगनिक है। संदेश रासक रचनाकार कौन है? तो क्या बताई दियो, अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान, इसे अध्ययमान कहते हैं। और विद्यापति की पदावलियां जो कौन लिखो है? तो बताइए मेरे भाई, विद्यापति। कौन? विद्यापति। ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ पाए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 37, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम किसने दिया? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि अपभ्रंश काल जो है उसको, अपभ्रंश जो भाषा है उसको पुरानी हिंदी किसने कहा? ये आप जरूर बताएं। तो किसने कहा है? क्या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है, गारसा दत्ताती ने, या फिर राहुल सांकृत्यायन ने? कौन सा यहाँ विकल्प सही होगा ये आपको बताना है। तो क्या बताओगे? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा है। विकल्प 2 सही होगा। प्राकृताभास हिंदी किसने कहा है? तो इसे जो कहा गया है प्राकृताभास हिंदी,
तो क्या बताएंगे? तो बताएंगे रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने प्राकृताभास हिंदी का। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में से अवहट्ट भाषा रचना है, यानी कि कौन सी रचना है जो अवहट्ट भाषा में लिखी गई? क्या कुवलय माला है, कीर्ति लता है, संदेश रासक है, या रासक है शासक नहीं, या फिर प्रबंध चिंतामणि? कौन सी है? तो क्या बताएंगे कि अवहट्ट भाषा में कौन सी रचना लिखी गई है? तो बताएंगे कीर्ति लता। ठीक है, ये रचना किसकी है? तो क्या बताएंगे? ये विद्यापति की रचना। दूसरी क्या बताओगे? तो कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। ठीक है, ये भी अवहट्ट भाषा की है। ठीक है ना। और जो विद्यापति की जो पदावली है, पदावली जो रचना है, ये भी विद्यापति की है। किस भाषा में है? तो क्या बताओगे? मैथिली भाषा में। ठीक है, मैथिली भाषा में है। क्लियर है? प्रश्न संख्या 39, दोहा कोश के रचनाकार है। दोहा कोश के रचनाकार कौन है? क्या सरहपा है, सबरपा है, स्वयंभू है, या फिर तालभद्र सूरी है? कौन हो जाएंगे मेरे दोस्त? तो कौन हो जाएंगे? क्या बताओगे? दोहा कोश के जो रचनाकार हैं वो सरहपा। ठीक है, सरहपा जी हैं। सरहपा को ही ये प्रथम सिद्ध थे। 84 सिद्धों में, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध, प्रथम सिद्ध कौन? सरहपा। हिंदी के प्रथम कवि, ये सर्वमान्य मत है। हिंदी के प्रथम कवि भी जो है सरहपा माने जाते हैं। ठीक है, सबरपा की रचना की बात करोगे तो लिखोगे चर्यापद। इसकी रचना की बात करें, रचना तो बोल ही लिखा देते, रचना जो है चर्यापद है। ठीक है, स्वयंभू की रचना की बात करोगे तो क्या लिखोगे? पौम चर्यु। दूसरी बताओगे क्या? रिटनेम चर्यु, रिटनेम चर्यु। ठीक है, स्वयंभू छंदस भी है। क्लियर है ना? ये चीजें आप याद रखोगे। क्लियर, रिटनेम चर्यु। और सालभद्र सूरी की रचना क्या है? भरतेश्वर, भरतेश्वर बाहुबली। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 40, प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित है? कि जो प्राकृत पेंगलम जो रचना लिखी गई है उसका विषय वस्तु क्या है? क्या काव्य शास्त्र है, क्या दर्शन शास्त्र है, नायक न्याय शास्त्र है, या फिर छंद शास्त्र? तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पर क्या बताएंगे? कहेंगे जो प्राकृत पेंगलम है वो कैसी रचना है? तो क्या बताओगे? किस विषय पर है? तो कहेंगे यह छंद शास्त्र है। ठीक है, तो क्या बताओगे? ये जो है छंदसार है, इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार कौन है? तो क्या बताओगे? बता दोगे हेमचंद। कौन है मेरे प्यारे? हेमचंद हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो है चारण साहित्य के अंतर्गत या चारण काल जो है, चारण काल के अंतर्गत किस साहित्य का विवेचन किया है? तो आप ये बताएं। क्या
पिंगल साहित्य को रखा है चारण काल के अंतर्गत? क्या डिंगल साहित्य को रखा है? लौकिक साहित्य को रखा है? या इनमें से कोई नहीं? कौन सा होगा? तो बताएंगे कि इसका जो है विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, डिंगल साहित्य। 41 का 2। प्रश्न संख्या 42 आप देखें, पृथ्वीराज रासो में वर्णित युद्ध वर्णन में पृथ्वीराज चौहान का किसके साथ युद्ध हुआ? जो पृथ्वीराज रासो है उसमें पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध दिखाया गया है वो किसके साथ दिखाया गया है? क्या अलाउद्दीन के साथ दिखाया गया है? क्या अकबर के साथ है? मोहम्मद गोरी या फिर जयचंद के साथ है? तो क्या बताओगे कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें पृथ्वीराज चौहान का युद्ध मोहम्मद गोरी के साथ दिखाया गया है। विकल्प 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 43, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? कि जो संदेश रासक है ये किस प्रकार का काव्य है? क्या वीर काव्य है, श्रृंगार काव्य है, विरह प्रधान संदेश काव्य है या फिर गेय काव्य है? तो यहाँ क्या बताओगे कि यह कैसा काव्य है? तो क्या बताओगे? तो बताइए कि यह एक विरह प्रधान काव्य अर्थात विकल्प 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 और 44 देखिए, विद्यापति के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं हैं कि जो विद्यापति का साहित्य है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? क्या राधा विषयक लौकिक श्रृंगार की विशेषता है? क्या वीर रस का परिपाक है? क्या श्रृंगार रस की प्रधानता है या फिर कृष्ण का अलौकिक रूप है? तो जो विद्यापति की साहित्य है उसमें क्या है? तो बताएंगे राधा विषयक लौकिक श्रृंगार का उल्लेख ज्यादा है, अर्थात विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा, 44 का। प्रश्न संख्या 45 और 45 में कहा है, अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सर्वमान्य मत यानी कि हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, ये सभी इतिहासकारों के अनुसार जो है सर्वमान्य मत आपको बताना है। आप इसको बताइए। तो क्या बताएंगे? क्या कबीर को माना है, सूरदास को, सरहपाद यानी सरहपा या फिर विद्यापति को? किसने माना है, मतलब किसको माना गया है? तो क्या बताओगे दोस्त? तो बताएंगे कि जो सर्वाधिक मत जो है वो क्या है? सर्वमान्य मत है, तो सरहपाद है। और इसको माना किसने है? तो क्या बताओगे? राहुल सांकृत्य है। सबसे पहले इन्होंने ही कहा है और फिर इसी को जो है सभी लोगों ने पुष्टि कर दी कि यही। ठीक है, क्लियर है ना? मित्र बंधुओं शिव सिंह सेंगर ने जो है वो पुष्ट या पुंड्र को माना है। क्लियर है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को माना है। ठीक इसी प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत माने हैं। प्रश्न संख्या 46 देखिए, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? क्या जायसी है, अमीर खुसरो, विद्यापति या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? आप लोग इसका आंसर जरूर बताएं। तो कौन हो जाएंगे भाई? तो क्या बताओगे कि खड़ी बोली में रचना करने वाले प्रथम जो कवि रहेंगे वे क्या होंगे? अमीर खुसरो, विकल्प 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे अमीर खुसरो के बारे में पूछा जाए, इनका जन्म पूछा जाए, तो क्या बताओगे? 1253। ठीक है ना? क्या बताओगे? 1253 ईस्वी में हुआ है। कहाँ? तो बताओगे पटियाली, पटियाली एटा, पटियाली गांव एटा में। और एटा कहाँ पड़ता है? तो बताओगे उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना?
इनका नाम पूछा जाए अगर आपसे कि इनका पूरा नाम क्या है, तो क्या बताओगे? पूरा नाम क्या बताओगे? अबुल हसन, अबुल हसन यामुनुद्दीन, यामुनुद्दीन खुसरो, यामुनुद्दीन खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है। अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए, रचनाएं, प्रमुख रचनाओं की बात करोगे तो क्या बताओगे? खालिक बारी लिख लोगे, महत्वपूर्ण रचना है, खालिक बारी लिख लोगे। ठीक है। हालात ए कन्हैया लिखोगे, हालात ए कन्हैया लिख लोगे, कन्हैया लिख लोगे। नजरान ए हिंदी लिख लो, नजरान ए हिंदी लिख लो। पहेलियां, मुकरियां, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने आदि लिख लेंगे। ठीक है ना। तो ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 47, और आइए 47 देखते हैं। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को कहा जाता है कि जो सिद्ध कवियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे किस नाम से जानते हैं? क्या डिंगल कहते हैं, क्या अवहट्ट कहते हैं, अपभ्रंश कहते हैं, या फिर संध्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो क्या बताओगे कि सिद्धों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को संध्या भाषा कहते हैं, या सांध्या भाषा, या सांध भाषा कहते हैं? ठीक है। प्रश्न संख्या 48, और 48 में कहा गया है परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है। आपसे यहाँ पूछा गया है परमाल रासो के रचनाकार का नाम। यहाँ पर हम लोग परमाल रासो के रचनाकार का नाम तो देखे ही, साथ ही साथ ये जो रचनाकार दिए इनकी भी कृतियां देखें। क्या नल्ल सिंह होंगे, जगनिक होंगे, हेमचंद होंगे, या फिर सारंगधर हो जाएंगे? कौन हो जाएंगे ये आप लोग बताइए, कौन हो जाएंगे भाई? तो क्या बताओगे? तो आप बताएंगे कि परमाल रासों के रचनाकार जगनिक हैं, अर्थात विकल्प 2 बिल्कुल सही। नल्ल सिंह की रचना का नाम क्या है? तो क्या बताओगे? तो आप बताइएगा विजयपाल, विजयपाल रासो। क्या है? तो बताओगे आप विजयपाल रासो। हेमचंद की रचना का नाम क्या है? तो शब्दानुशासन, हेमचंद शब्दानुशासन। ठीक है। सारंगधर की रचना का नाम क्या है? तो बताओगे हमीर रासो। क्या नाम है इनकी रचना का नाम? हमीर रासो। ठीक है। चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 49, आदिकाल को किसने बीज वपन काल कहा है? कि जो आदिकाल है इसको बीज वपन काल किसने कहा है? क्या राम कुमार वर्मा ने कहा है, क्या मिश्र बंधुओं ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, या फिर धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है? कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा है, ये आपको बताना है। तो क्या बताएंगे कि बीज वपन काल किसने कहा है? तो आप बताइएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, अर्थात विकल्प आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। मिश्र बंधु, देखिए राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? तो क्या बताओगे दोस्त? बताओगे संधि एवं चारण काल। संधि एवं चारण काल किसने कहा है? तो बताओगे राम कुमार वर्मा ने। मिश्र बंधुओं ने इसे क्या नाम दिया है? तो कहोगे प्रारंभिक काल। क्या कहोगे? प्रारंभिक काल किसने कहा है? तो मिश्र बंधु। और धीरेन्द्र वर्मा ने क्या कहा है? तो प्यारे अपभ्रंश काल कहा है। क्या कहा है? क्या कहा है उन्होंने? तो बताओगे अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा है। क्लियर है? चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 50,
और आज का यह अपना अंतिम प्रश्न है। यहाँ देखें, भक्ति काल को किसने धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है? तो भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल किस विद्वान ने कहा है? क्या गारता दत्त ताप्सी जी ने कहा है, क्या ग्रियर्सन जी ने कहा है, डॉक्टर वासुदेव सिंह ने कहा है, या फिर मित्र बंधुओं ने कहा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? किस विद्वान ने जो है भक्ति काल को धार्मिक क्या कहा है? पुनर्जागरण काल। तो आप क्या बताएंगे कि जो है ग्रियर्सन जी ने भक्ति काल को धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है। साथ ही साथ इन्होंने भक्ति काल को क्या कहा है? तो कहा है स्वर्ण स्वर्ण काल की संज्ञा दी है किसे? ठीक है, क्लियर है। और भक्ति काल का जो उदय हुआ है वो किसके द्वारा माना है ग्रियर्सन ने? तो कहा है ईसाइयत की देन, ईसाइयत की देन, ईसाइयत की देन माना है भक्ति काल को। ठीक है, किसने? ग्रियर्सन जी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगा और बाकी आप लोग से ही पता चल सकता है कि सेशन कैसा रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को बेहतर चीजें मिल सके और जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे वही कंटेंट आपको देने का प्रयास किया है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा है या कंटेंट कैसा है, चीजें हैं, या फिर आप लोगों को और किस चीज की अभी आवश्यकता है या हमारे में कोई अगर आपको आवश्यकता है इम्प्रूवमेंट की तो आप जरूर बताएंगे कमेंट करके। इसी तरीके से आप लोग हमारे साथ हिंदी का अध्ययन कर सकते हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, या फिर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों के लिए हम तत्पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक बात और कहेंगे आप लोगों से, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वास्तव में अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? आप इतना कर सकते हैं, लाइक करेंगे, आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और जो भी नए व्यक्ति हैं वो चैनल को क्या करेंगे? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को बेहतर लगता है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगता है कि हाँ सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, कर लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ सहयोग करें हम भी किसी का, तो एक सब्सक्राइब बनता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बेहतर अध्ययन करते रहें। बाय बाय।